Hello everyone, welcome back to our channel Exploring Commerce by Sir Saurabh. So बहुत दिनों के बाद आज आपसे हमारी नेक्स्ट मीटिंग हो रही है। बहुत से स्टूडेंट की पेंडिंग डिमांड थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अभी जो प्रेजेंट करें क्लास 11th के लिए भी प्रेजेंट करें, क्योंकि हमारे ज़्यादा वीडियो जो अभी तक आई हैं हमारे चैनल पर वो सारी क्लास 12th के लिए हैं। तो आज हमारी जो अभी नेक्स्ट वीडियो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं आपको, वो है क्लास 11th के लिए स्टार्ट किया हमने। इसमें आज हमारा सब्जेक्ट पिक किया हमने एंटरप्रेन्योरशिप। सो ऐसे ही हम और भी 11th क्लास की वीडियोस आगे प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सो आज का जो प्रेजेंट हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा क्लास 11th के लिए, जिसमें सब्जेक्ट पिक किया हमने एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो हियर इज द वर्ड, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप है। और जब भी स्टूडेंट जो 11th क्लास में वो एक न्यू फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, उनको उसको बेसिक ज़्यादा इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता है, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। बट एक चीज़ अगर आपने कुछ अगर स्टडीज़ करी हो तो आपने नोट करा होगा कि देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द बिजनेस स्टडीज लिटिल बिट। ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एक बिजनेस के बारे में ही बता रही हैं। तो लेकिन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, क्या क्या चीज़ें अलग करती हैं, वो हम सारा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज कुछ टॉपिक मैंने आज पिक की हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, बट उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जिससे आप अच्छा होल्ड कर लेंगे अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ये जो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर भी देखिए आप, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। दैट इज चैप्टर नंबर 1 इज एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है। तो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे मन में क्वेश्चन राइज हो रहा है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप है क्या एक्चुअली? तो वो ये वीडियो आपके लिए ऑब्वियसली बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर का नाम भी है आपका, तो वहाँ से ये भी क्लियर होगा। और हमने कुछ टॉपिक्स पकड़े हैं, चैप्टर वाइज तो हम नहीं करा सकते, हमने कुछ टॉपिक किए हैं जो आपके चैप्टर्स को कवर भी कर देंगे साथ ही साथ। ठीक है, इसमें हमने टॉपिक लेंगे आज हम मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस करेंगे आपके साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की, एंड देयर फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये डिस्कस करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स के डिस्कस होंगे आपके साथ। ये हमारा वीडियो का ओवरव्यू रहा। So let's start with some basic concepts of the entrepreneurship. Okay. So सबसे पहले ये समझना है कि entrepreneurship होता क्या है, बिल्कुल आराम से, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल में नहीं, नॉर्मल लेवल में समझना हमें इसको। So entrepreneurship होता है जब भी कोई भी पर्सन अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है, एक अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट करने की सोचता है, एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है, तो ये कोशिश करता है कि उसकी जो बिजनेस है वो उसमें खुद काम करे। ऑब्वियसली आप खुद स्टार्ट कर रहे हैं तो खुद ही स्टार्ट कर रहे हैं तो चलाएंगे भी खुद ही, कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले ये जो एंटरप्रेन्योरशिप को समझने के लिए आपको 2 वर्ड और समझने पड़ेंगे, फिर आपको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस समझ आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। एक आप समझे पहले, व्हाट इज एंटरप्राइज, व्हाट इज एंटरप्राइज। उसके बाद समझिए आप एंटरप्रेन्योर। तो अगर ये 3 वर्ड आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो आप अच्छे तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप की जो लैंग्वेज क्वेश्चंस की होगी वो समझेंगे। क्यों? ये 3 वर्ड आपको बार बार अगेन एंड अगेन आपको देखने को मिलेंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले एंटरप्रेन्योर से। फर्स्ट वर्ड इज एंटरप्रेन्योर। हु इज एंटरप्रेन्योर? सिंपल है ये। बेशक ये कंसेप्ट जो है ये आपका 5th चैप्टर में आपको इंट्रोड्यूस होगा। हम कल्याणी पब्लिशर की बुक की बात करें, जहाँ एस चांद की बुक की बात करें, 4th और 5th चैप्टर में आपको इंट्रोड्यूस होता है व्हाट इज एंटरप्रेन्योर। बट बेसिक यहीं शुरू होता है आपका, एंटरप्रेन्योर होता क्या है, और वहीं से आपको एंटरप्रेन्योरशिप से समझ आएगा। व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर मीन्स एक ऐसा पर्सन जो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर रहा है और उसको चला भी खुद रहा है, उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। आई एम अगेन रिपीटिंग, the person who starts their business and take it to running hand, that person is called the entrepreneur। simple language में, एक पर्सन जो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट भी करे और उसको खुद चलाए भी, रनिंग में लेके जाए, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। नंबर 1। अब एंटरप्रेन्योर बोलेंगे सर एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस आ गया? फिर बच्चे के माइंड में क्वेश्चन राइज हो जाएगा, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर में सेम ही वर्ड है? नो, बिजनेसमैन मतलब जो व्यक्ति कोई भी बिजनेस कर रहा है, चाहे वो बिजनेस उसके फादर पहले कर रहे थे, उन्होंने फादर ने आगे अपने बेटे को बोला कि आप आज आप बिजनेस संभालेंगे, अब वो भी तो व्यापार ही कर रहा है, बिजनेस ही कर रहा है, तो उसको हम बिजनेस बोलेंगे। अब उसको, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे बिजनेसमैन। बट जो पर्सन अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करेगा, खुद चलाएगा, बिजनेस खुद स्टार्ट करेगा प्लस उसको चलाएगा भी ना, उस पर्सन को हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। और जो किसी के बिजनेस को लेकर चला शुरू कर देगा उसको बोलेंगे हम उसको बोलेंगे बिजनेसमैन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ।
आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इसके बारे में। हम ले लेते हैं बड़ी फेमस कंपनी इंडिया की, रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी के जो फाउंडर थे उनका नाम था धीरू भाई अंबानी, एज वी ऑल नो, ठीक है, धीरू भाई अंबानी का नाम था। अब धीरू भाई अंबानी एक पर्सन आ गए, और आगे आज की प्रेजेंट डेट में अब वो डेथ कर गए हैं। अब उनके प्रेजेंट डेट में उनके दो बेटे हैं, दैट इज अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी, एज वी ऑल नो, हम सब जानते हैं अच्छे से इसके बारे में। सर ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन सुनिए एग्जाम्पल, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब देखिए समझने का कंसेप्ट क्या है। अब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी को स्टार्ट किया, उन्होंने खुद उसको पहले स्टार्ट किया और चलाया भी उसको, ओके। बट आज की डेट में उनका जो बिजनेस है वो उनका जो एम्पायर था, बड़ा बिजनेस बना दिया, कौन चला रहा है, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। अब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को हम एंटरप्रेन्योर नहीं बोल सकते, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर द बिजनेसमैन्स। बट धीरू भाई अंबानी को हम क्या बोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। क्यों, उन्होंने रिलायंस कंपनी को एक्चुअल में स्टार्ट किया था और बाद में उसको उन्होंने चलाया भी, स्टार्ट भी किया और चलाया भी, तो इसलिए उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। और अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेसमैन बोलेंगे। आप इसके लिए गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, जब भी आप धीरू भाई अंबानी सर्च करेंगे तो हमेशा वहां आएगा ही इज एन एंटरप्रेन्योर, और अनिल अंबानी मुकेश अंबानी का क्या आएगा, ये इज अ बिजनेसमैन, ओके। सो देयर दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेसमैन, ओके। नेक्स्ट वन इज एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर से आप ऊपर चलते हैं। अब हम बाहर बोल रहे थे कि वो बिजनेस स्टार्ट करेगा ना, अब तो बिजनेस जो स्टार्ट करेगा ना, दैट बिजनेस इज कॉल्ड द एंटरप्राइज। मतलब एंटरप्रेन्योर द्वारा स्टार्ट किया गया बिजनेस को लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज बोलते हैं। बिजनेसमैन द्वारा स्टार्ट किए गए बिजनेस को क्या बोलेंगे हम, बिजनेसमैन द्वारा चला रहे बिजनेस को क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे, ओके। तो इसीलिए एंटरप्राइज। बट हम मोस्टली जो लिखते हैं तब एंटरप्राइज बिजनेस लिख सकते हैं, वहां ज्यादा गलती नहीं होगी। बट एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में लॉट ऑफ डिफरेंस, ओके। दैट इसी के ऊपर अब थर्ड प्रोसेस जो हमारा टॉपिक था मेन, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारा सब्जेक्ट भी है, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम ही हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है, वो समझना है। बोलता है एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और जो बिजनेस स्टार्ट को हम क्या बोलेंगे, एंटरप्राइज। अब बोल रहा है कि ओबवियस सी बात है, ये तो सिंपल सा बात है कि अगर आपने एक बिजनेस सेटअप किया, एक एंटरप्राइज सेटअप किया आपने, तो आप अपने एंटरप्राइज में कुछ ना कुछ तो एक्शन भी परफॉर्म करेंगे, कुछ काम भी करेंगे, कुछ प्लान्स बनाएंगे, कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे, फाइनेंस अरेंज करेंगे, कुछ काम तो करेंगे ना। तो जो आप जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब जो एक एंटरप्रेन्योर एक्शन परफॉर्म करता है इसमें एंटरप्राइज में, उस एक्शन की जो प्रोसेस रहेगी ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसको। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपने बोलना है एक एंटरप्रेन्योर द्वारा जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, एंटरप्रेन्योर द्वारा एक जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं अपनी एंटरप्राइज के अंदर, उस फंक्शन की जो प्रोसेस रहेगी ना, तो करने का जो प्रोसेस रहेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। तो तीन वर्ड ये एंटरप्रेन्योरशिप में तीन मेन वर्ड आपके पास। नंबर वन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, जो आपको समझ आया, एक पर्सन जो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करे, उसको रनिंग हैंड्स में लेकर आए, दैट पर्सन इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर। एंड नंबर टू एंटरप्राइज मीन्स द पर्सन, जो पर्सन द्वारा स्टार्ट की गई बिजनेस होएगा, उस बिजनेस को हम क्या बोल देंगे, एंटरप्रेन्योर द्वारा स्टार्ट किया गया बिजनेस होएगा, उसको क्या बोलेंगे, एंटरप्राइज बोलेंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जो एंटरप्रेन्योर द्वारा एंटरप्राइज स्टार्ट की जाएगी उसके अंदर काम करना, जो काम करेंगे उस काम करने की जो प्रोसेस रहेगी ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। होप सो कि आप सबको अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम इसको मोस्टली ऐसे मानते हैं 3 E's, हम इसको 3E के नाम से मानते हैं इसको, कि एंटरप्रेन्योरशिप के 3 बड़े ई जो हैं वो क्या है, एक एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्राइज और एक एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 3 ई आपको अच्छे से समझ आने चाहिए, तभी आप बाकी की चीजें में अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा हमारा मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। अब एंटरप्रेन्योर का मीनिंग, जब एंटरप्रेन्योर प्रोसेस के बारे में क्लैरिफाई करता है आपको, तो इसका जो डिटेल ज़्यादा इतना नहीं जाने की जरूरत है, आप इतना याद रखिए कि जो भी एक एंटरप्रेन्योर द्वारा फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं अपनी बिजनेस को चलाने के लिए, उन फंक्शंस की जो प्रोसेस रहती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। तो अब इसका डेफिनेशंस मैंने बहुत सारे डेफिनेशंस ऑथर ने दिए हुए हैं, तो जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से उनकी डेफिनेशंस भी समझ आ जाएंगे। बट अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ से पढ़कर जा रहे हैं इस वीडियो से, तो आप उसका बुक रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जल्दी से क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, कि एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज है कह सकते हैं, या क्या क्या विशेषताएं उसके अंदर, खासियत क्या है उसके अंदर, उसको पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। ओके, इसको आप फीचर्स भी बोल सकते हैं, हम बुक्स में फीचर्स भी लिखा होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स आर सेम थिंग। लेट्स सी नाउ, सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने यहाँ लिख रखे हैं कुछ पॉइंट्स इनके, इसमें 7 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। आपकी बुक में ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ बुक्स में कम भी होंगे, बट आप 7 पॉइंट्स आर सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, अगर आप अच्छे से इन 7 पॉइंट को समझ लेते हैं तो आप कुछ और पॉइंट भी इनमें से क्रिएट कर सकते हैं, बट इन 7 पॉइंट्स की हेडिंग को समझ लीजिए तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। नंबर वन इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? अगर आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ना स्टार्ट किया हो तो यहाँ बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस ऐसा कुछ चैप्टर है, उस चैप्टर में फर्स्ट जो टॉपिक है वहां मिलेगा आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, सो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स कि जो कोई भी हम काम करें, जब हम कोई भी काम करें जहां हमारा मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्या है, अर्निंग मनी, जहां हमारा मेन पर्पस क्या है, सिर्फ अर्निंग मनी, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचर हूं, अगर मैं अपने ही बेटे को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो क्या मैं उसे फी चार्ज करूंगा? नहीं चार्ज करूंगा। ठीक है, बट अगर मैं टीचर हूं, मैं अगले कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब क्या उनसे फी चार्ज करूंगा? बिल्कुल फी चार्ज करूंगा। तो बोलता है एक्टिविटी दोनों साइड में है, बट एक जगह क्या है, अपने ही बेटे को पढ़ा रहा हूं तो वो क्या बन जाए, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि एक्शन तो परफॉर्म किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, बट काम किसके लिए किया जा रहा है? किसी के वेलफेयर के लिए, उसके वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है, उससे अर्निंग मनी के लिए काम नहीं किया जा रहा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक। लेकिन जब आप कोई काम करते हैं जहां आपका मेन पर्पस होता है अर्निंग मनी, तब उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बोलता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सब याद रखें कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर पैसे का लेन देन होगा। और ये तो बात सही है कि अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वहां हमारा मेन पर्पस ही क्या होता है? एक पैसा अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां आपका मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। तो प्रॉफिट अर्निंग हमारा मेन पर्पस है, इसीलिए हमारी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके अंदर पैसे की लेन देन होता है। बिल्कुल जी, आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां तो ट्रांजेक्शन तो होंगी, लेन देन तो होगा, सेल परचेज आप बड़े सारी करेंगे, तो इसलिए वो पैसे के अंदर आ जाएगी, इसलिए क्या बोलेंगे? इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी का पॉइंट दे देंगे। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड, लेट्स कॉल द इनोवेशन। व्हाट इज द इनोवेशन हियर? इनोवेशन मींस कि जब भी आपके पास कुछ नया आइडिया आता है, आप कुछ नया करना चाहते हैं, आपके पास कोई नया आइडिया आया है, आप कुछ नया कर रहे हैं या कुछ चेंजेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनोवेशन। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर इनोवेशन का समझना हमें, तो आप सिंपल याद रखें कि एग्जांपल मैं आपको प्रेजेंट करता हूं, पहले मीनिंग और फिर रिपीट कर देता हूं। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ चेंज लेकर आना, जो चीज पहले है उसी चीज में कुछ चेंजेस लेकर आना, ताकि उससे आप कुछ नेक्स्ट जो लेवल का कुछ कर सको, उसको बोलते हैं इनोवेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी है फिलिप्स। फिलिप्स नाम से बहुत बेटर कंपनी है, वो अच्छी कंपनी है। फिलिप्स कंपनी की टैगलाइन ही क्या है? इनोवेशन एंड यू। क्या टैगलाइन है उसका? इनोवेशन यू। इट मींस फिलिप्स कंपनी का ये मानना है कि जब भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेकर आएगी, हमेशा क्या करेगी? उसमें इनोवेशन करेगी। और आप इसका नोटिफाई कर सकते हैं, पहले उन्होंने ट्यूबलाइट्स निकाले, ठीक है, देन मूव टू CFL, देन टी बल्ब, ठीक है, कुछ ना मार्केट में अब एलईडीज आ गई, ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, वो उसमें चेंजेस करते ही रहते हैं। ये फिलिप्स कंपनी की विशेषता है। और ये इनोवेशन जो वर्ड है सबसे ज्यादा यूज होता है मोबाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, मोबाइल इंडस्ट्री में कैसे? कोई भी मार्केट में नया फोन आता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। वो एक्स्ट्रा फीचर के लिए क्या है? उसको पुरानी चीज से थोड़ा सा ऊपर करके लेके आती है, दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन। और मोबाइल कंपनीज में तो आजकल डे बाय डे हर MI, ओप्पो, वीवो, आईफोन, ठीक है, एप्पल कंपनी, कोई ना कोई आज हर एक कंपनी कुछ ना कुछ क्या कर रही है? चेंजेस लेकर आ रही है। चाहे आप बात कर लें आईफोन्स की बात कर लें अगर हम, तो एप्पल कंपनी ने क्या किया? पहले स्टार्ट किया बिल्कुल रेयर कैमरा से, देन 7 प्लस में DSLR कैमरा डाल दिया, ठीक है, 10 में कुछ और फीचर डाल दिए, 11 प्रो में भी 3 कैमरा लेकर आ गए। मतलब क्या कर रही है एक्चुअली कंपनी क्या कर रही है? अपने प्रोडक्ट का नाम सेम, सब कुछ सेम, थोड़ा सा क्या करती है? चेंज कर देती है। इट मींस कंपनी क्या कर रही है? इनोवेशन कर रही है। तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की जब एक्शंस आप परफॉर्म करेंगे तो आप हमेशा कुछ ना कुछ क्या करेंगे? चेंजेस लेकर आएंगे। ओके, नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। थर्ड पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, फैसला लेना।
अब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको डिसीजन तो लेने पड़ेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर आप अच्छे पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। और डिसीजन मेकिंग करने के लिए ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर देनी है और ज़्यादा डिले भी नहीं करना है, इसको भी रखना, मतलब एक टाइम, बैलेंस टाइम देना आपने उसको। ये नहीं कि अभी कोई डिसीजन लेना, फटाफट क्विक डिसीजन लेके काम कर दिए। क्विक डिसीजन अच्छी बात है, बट क्विक डिसीजन में आपको सभी एस्पेक्ट को समझना है कि क्या ये फैसला अगर मैं ले रहा हूं या ले रही हूं, क्या ये फैसला मेरे लिए सही होगा या गलत होगा, ये पहले समझना है इस बात को। अगर आप इसको समझेंगे तो आप अच्छी डिसीजन ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर डिसीजन लेना एक बहुत बड़ा पॉइंट साबित हो सकता है। आपका डिसीजन आपके बिजनेस के लिए अच्छा भी हो सकता है और आप ही के डिसीजन आपके बिजनेस के लिए बुरा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट। फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट, बिल्कुल जी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है, एक तरह से एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम फ्यूचर की तरफ जाएं। हमेशा आप सब स्टूडेंट जो हैं, आप सब स्टूडेंट अपना टारगेट हमेशा मैक्सिमम रखते हैं, कोई मिनिमम टारगेट कभी नहीं रखता। क्यों रखता? क्योंकि हमारे मन में ये क्वालिटी है कि हम आगे ही बढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमारे बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आए, ठीक है, हर बच्चे ने प्रेडिक्शन की होगी मेरा स्कोर आना चाहिए 90+, मेरा स्कोर आना चाहिए 85+। वो बच्चे को पता है कि मेरा 85+ नहीं आएगा, बट उसने अपना टारगेट रखा वहां तक पहुंचने के लिए। अब उसका 85 से कम आया होगा स्कोर, लेकिन आपने तो हमेशा क्या रखा, अपना टारगेट मैक्सिमम रखा। सेम लाइक दैट कि एंटरप्रेन्योरशिप में हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारा टारगेट हमेशा क्या होता है, अप लेवल का होता है, हाई लेवल का रखते हैं हम, ताकि हम वहां तक तो नहीं, उसके आसपास से कहीं पहुंच गए तो भी बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं हमेशा कि हमारे जो फंक्शन हैं, हमारा जो काम करने का तरीका हमेशा अच्छे लेवल का हो। इसीलिए कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, कोई भी कंपनी हमेशा ये कोशिश करती है कि उसको वहां ऊपर पहुंचना है, ठीक है, उसके टारगेट, मतलब उसके जो टारगेट है ना, अचीवमेंट हासिल करने का बहुत ऊपर रखती है वो, ताकि उसके आसपास से पहुंच तो बहुत बड़ी बात है। मतलब टारगेट हमेशा मैक्सिमम रखते हैं, मिनिमम कभी नहीं रखते। दैट इज द फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट। कि एंटरप्रेन्योर हमेशा, जो एंटरप्रेन्योरशिप क्या रखती है, जितने भी अपना जो टारगेट्स हैं, जो अपने गोल्स हैं, हमेशा मैक्सिमम रखती है और वहां तक पहुंचने की कोशिश भी करती है। देन इज द रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। ये मेन पॉइंट है भाई, ये तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये फर्स्ट पॉइंट पे आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था ये। चलो, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। रिस्क होता है खतरा लेना, ठीक है, जोखिम मोल लेना, इसको हम बोल सकते हैं। अब रिस्क जो है ये मेन फैक्टर है किसी बिजनेस के लिए। रिस्क का मतलब है आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं, आप लॉस में भी जा सकते हैं। अब रिस्क डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हैं तो प्रॉफिट भी ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे। अगर आप रिस्क कम लेते हैं तो रिस्क कम लेते हैं तो प्रॉफिट आने के चांसेस भी, प्रॉफिट आने के कम चांसेस कम हो जाएंगे। बट रिस्क उल्टा अगर पड़ जाए तो रिस्क ज्यादा तो नुकसान भी ज्यादा, रिस्क कम तो नुकसान भी कम। तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो, कि उसमें हम रिस्क जो एक मेन फैक्टर आता है, जितना ज्यादा हम रिस्क लेंगे उतना ज्यादा हमें फायदा भी हो सकता है, उतना ज्यादा हमें नुकसान भी हो सकता है। और आपको बताएं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा रिस्क लेके ही चलते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे होंगे, अगर तो 11th के स्टूडेंट को वीडियो देख रहा होगा तो उनको ये, वैसे तो वीडियो स्पेशली 11th क्लास के लिए है, तो जो स्टूडेंट देख रहे होंगे, दे ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बात करता हूं कि आप सब लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। क्यों? आपने 10th से अपने जब 11th में आप शिफ्ट हुए तो सबसे बड़ा रिस्क ले लिया जिंदगी का आपने। क्यों? आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो पिछले 12-13 साल में कुछ नहीं पढ़ा, इसके बारे में आप जिसका कुछ नहीं पढ़ा, आप एक नई लाइन में घुस गए हैं, ठीक है, वो आपका रिस्क है। लेकिन जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं वो रिस्क कम ले गए हैं वहां पर। क्यों ले गए हैं? क्योंकि वो आज भी वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो पिछले 12-13 साल पढ़ रहे हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना, वो वही चीजें आज ही पढ़ रहे हैं, वो आज भी वही चीजें पढ़ रहे हैं जो बाद में पढ़ी हैं। रिस्क कौन ले गया? कॉमर्स वाले। इसलिए उनका रिस्क का बेनिफिट मिलता है जब उनका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में कॉमर्स के स्टूडेंट का स्कोर बहुत अच्छा, साइंस का बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ किसी बच्चे को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी बच्चे को। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि कॉमर्स के स्टूडेंट रिस्क ज्यादा लेते हैं। इसीलिए अगर साइंस के बच्चे का 10th का स्कोर है 70%, उसका 12th में स्कोर अगर 80% है तो उसकी अचीवमेंट से कितनी है? 10%। और कॉमर्स के स्टूडेंट का अचीवमेंट क्या होता है? 10th में स्कोर 40% और 12th में स्कोर 85%। तो उनका गैप कितना है? 45% का अचीवमेंट है। दैट इज द पॉइंट हियर। मेरा इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों का मानना होता है कि सौरभ सर साइंस स्ट्रीम को बड़ा ऐसे मानते हैं कि अच्छी नहीं। मैं बोलता हूं, आप सबको लिए बात करूं, मेरा सिर्फ ये समझा, एक्चुअली वो बात समझते नहीं है ना। वो जब साइंस का कहीं, अभी यहां भी कोई साइंस का व्यक्ति वीडियो देख रहा बोलेगा सौरभ देखो साइंस के बारे में, कंट्रीब्यूशन लोग होते हैं ना कुछ, उनको ये पॉइंट पिक करना होता है वहां से। मेरा मकसद कभी ये नहीं है, मेरा कभी ये पर्पज नहीं है कि मैं साइंस के किसी बच्चे को यहां पर बोलूं कि नहीं वो अच्छा नहीं किया, उन्होंने बहुत गलत कर रखा, ऐसा नहीं है।
मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो साइंस स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, मेरे क्लासमेट साइंस स्ट्रीम पढ़े हैं, वैसे कोई बात नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो रिस्क ज्यादा ले जाते हैं। मैं ये रिस्क पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो रिस्क ज्यादा लेते हैं कि वो स्टार्ट अपने जो करते हैं उन्होंने पहले कैरियर में कभी पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने कैरियर में कभी भी कॉमर्स के बारे में पढ़ा नहीं है, अकाउंट्स नहीं पढ़ा, बिजनेस नहीं पढ़ा, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ी। अब जब वो 11th में आते हैं वो एकदम बिल्कुल नई डायरेक्शन लेकर आते हैं, तो वो क्या लेते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। और कहीं ना कहीं ज्यादा रिस्क लेने का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। कहीं को समझ लेगा तो वो तो गए ना। तो इसलिए रिस्क ज्यादा ले लेते हैं बच्चे। अगर रिस्क ज्यादा लिया तो प्रॉफिट आने के चांसेस भी क्या होते हैं, आपके ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो तो भाई सॉरी उसके लिए। मेरा लेकिन कोई ऐसा पर्पस नहीं था कि मैं किसी साइंस के बच्चे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम में, या उसके लिए मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है। मैंने सिर्फ अपने पॉइंट को क्लियर करने के लिए आपको एक एग्जांपल दी थी, राइट। नेक्स्ट वन इज ग्रुप लेवल पैटर्न। ग्रुप लेवल पैटर्न, अब ये भी बात आपको याद रखनी है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप का काम जब आप करेंगे, जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे ना, तो आप अकेले काम नहीं कर सकते, आपको बड़े सारे लोगों के साथ साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं, हम क्लास में कोई फंक्शन हमारे स्कूल में है, हमारे स्कूल में कोई फंक्शन है, तो हम उसको परफॉर्म करने के लिए अकेला बच्चा नहीं करता, उसके लिए बहुत सारे टीम चाहिए होती है आपको। ठीक है, बेशक वो सोलो परफॉर्मेंस भी अगर दे रहा है ना, तब भी उसको बाकी सब चीजों पे देखना पड़ता है कि क्या उसकी परफॉर्मेंस से किसी परफॉर्मेंस आएगी। ठीक है, वो कैसे मैनेज कर रहा है, उसको क्लास का टाइम मैनेज करना है, फ्रेंड्स के साथ देखना है कि मेरा कब, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए हमें एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि एंटरप्रेन्योरशिप का काम कोई अकेला व्यक्ति कर सकता है। आपको एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है और ग्रुप के साथ मिलके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अकेले आप आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं बाकी सारी चीजों को भी साथ लेके चलना पड़ता है, उनको पीछे छोड़ना नहीं पड़ता, उनको साथ लेके चलेंगे तभी आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज लास्ट इज कॉल्ड क्रिएटिव एक्टिविटी। अब अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो कुछ नया तो करना पड़ेगा भाई। मार्केट में सर्वाइव अगर आपको करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग करेंगे तभी तो आपकी पहचान होगी। ठीक है, कुछ डिफरेंट आपको करना पड़ेगा, तो ही जाके लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्रिएटिव हम उसको मानते हैं जो व्यक्ति अपने मन के, माइंड के आइडिया को एक्चुअल में परफॉर्म कर देता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द क्रिएटिव पर्सन। ऐसे तो आइडियाज बहुत लोगों के पास है, जबरदस्त आइडियाज है, मैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज लोगों के पास पड़े हैं, लेकिन कभी वो उनको इंप्लीमेंट नहीं करवाते, उन आइडियाज को कभी सामने नहीं लेकर आते, उनका डिस्कस नहीं करते उन आइडिया को, तो वो आइडिया का फायदा नहीं है कोई भी। क्रिएटिव हम उसको मानेंगे जिस व्यक्ति ने अपने मन के आइडिया को एक्चुअली पेपर पे उतार दिया ना, दैट इज कॉल्ड द क्रिएटिव पर्सन। तो वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो ऐसा करते हैं, दीज आर कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर पीपल्स। वो लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। वो क्या करते हैं, अपने माइंड में जो चल रहा है उसको प्रैक्टिकल लेकर आते हैं। सही है गलत है वो बात की बात है, पहले उसको नोट तो करें, उसको लेकर तो आए उसको। वही एक हमारे लिए क्या है, मेन पॉइंट रहता है, दैट इज कॉल्ड द क्रिएटिव एक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कुछ ना कुछ नया होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, कोई नए नए आइडियाज टाइम टाइम उसमें आते रहते हैं, इसीलिए वो क्या है, क्रिएटिव एक्टिविटी भी है। ओके, सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। अब वीडियो काफी बड़ा हो गया है, ठीक है, तो ज्यादा इसमें हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सो हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि फंक्शंस आपके उस वहां डिस्कस कर पाए। तो अब आज अभी रिकॉल कर लेते सारा एक बार। हमने डिस्कस किया, हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसका डिस्कस किया हमने व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज एंटरप्राइज। तो सबसे पहले 3 ये वर्ड हम डिस्कस किए जो बहुत ही मेन थे। उसके बाद हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा अच्छी एक्सप्लेनेशन तरीके से। देन वी विल गो फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे आपके साथ। और इसी के साथ अगर आप अपने बुक की बात करें तो आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये टॉपिक आपके यहाँ कवर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ और भी अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना चाहिए था, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और बताइए हमें कि सर इसमें हम कुछ और इंप्रूव कर सकते हैं, जहां हमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए, जहां नेक्स्ट कोई आप जल्दी चाहते हैं कि टॉपिक सर हमें पहले पढ़ाया जाए, ताकि हम अच्छे तरीके से अपना सिलेबस कवर कर पाएं। वो ट्राई और बेस्ट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिलते रहें और अच्छे से अच्छे वीडियो मिले, ताकि अच्छा से ज़्यादा कंटेंट आपके हम प्रेजेंट कर सकें, ताकि सब स्टूडेंट्स को उससे बेनिफिट अराइज हो सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि अब अपकमिंग वीडियो जो है मोस्टली वो क्लास 11th के लिए होंगी। राइट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय द डे।